जब ये घड़ी आई थी तो मैंने इस पे कोई भी बात नहीं करी थी, ना कोई वीडियो थी ना ट्वीट था, और जितनी भी कंट्रोवर्सी इस पे हुई है मैं बस उसको दूर से देख रहा था। अब क्योंकि मेरे पास इसका पुराना और नया दोनों वर्जन्स है तो मैंने काफी क्लोजली इसके ट्रैकिंग फीचर्स को मॉनिटर करके देखा है। अब मैंने तो देखा ही है और हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, तो आपको भी दिखाता हूं कि आखिर 5-6 महीने बाद एनार्क का क्या हाल है। अब इसके प्रीवियस इश्यूज पे आने से पहले कुछ फिजिकल चेंजेस देख लेते हैं। तो ये है पुराने वाले का डब्बा, और जो भी कस्टमर 10 अप्रैल के बाद ऑर्डर कर रहा है उन्हें ये नया बॉक्स मिल रहा है। पुराने वाले में आपको मोटा मोटा घड़ी और चार्जर मिलते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन नए वाले बॉक्स में आपको एक तो स्क्रीन गार्ड मिलेगा, क्योंकि इस घड़ी की शेप ऑक्टेगोनल है तो इसका इजिली मिलता नहीं है। इसके अलावा एक बेटर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वाला चार्जर भी मिलेगा। और पुराने लोग जिन्होंने भी एनार्क खरीदी है उन सबको ये पैकेज भेज रहे हैं, जिसमें एक स्क्रीन गार्ड मिल रहा है और एक नया वाला चार्जर है, और एक ये स्ट्रैप को एक जगह पे रोकने के लिए हुक जैसा कुछ है। और ये चीज मेरे को बहुत सही लगी है, क्योंकि अगर ये चाहते तो सिर्फ नए बॉक्सेस में चीजें ठीक कर सकते थे, बट इन्होंने अपने फर्स्ट बाइंग यूजर्स के लिए वो एक्स्ट्रा स्टेप लिया, जो कि एक अच्छी चीज है। मैंने ऑफ कैमरा इसका गार्ड भी लगा लिया था और ये सही है, मतलब नॉर्मल गार्ड जैसा होता है वैसा ही है। मेन डिफरेंस इसके चार्जर में आया है। जब शुरू में घड़ी आई थी तो उसमें लोगों को बहुत शिकायत थी क्योंकि ये चिपकता नहीं था, लेकिन जब से इस पे लेयर्स की ब्रांडिंग हुई है ऐसा लग रहा है मैग्नेट की एक और लेयर ऐड हो गई है। अब ये एकदम ऐसे अच्छे से चिपक के बैठा रहता है, यानी कि हार्डवेयर वाली चीजें तो फिक्स हो गई हैं। अब हम प्रीवियस इश्यूज की बात करते हैं कि आखिर इन्होंने सॉफ्टवेयर में क्या कुछ फिक्स किया है, और इसकी कमियां मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। सबसे पहले तो ऐप कनेक्शन में बहुत लोगों को दिक्कत आती थी, बट अब मैंने इस नए वाले वर्जन को बार बार अलग अलग फोन से कनेक्ट करके देखा है और अब ये कनेक्शन वाला इशू तो नहीं रहा है। और फिर ये पहले बिल्कुल भी स्मूथ नहीं थी, जैसे जब कंट्रोल सेंटर खोलते थे तो वो एनिमेशन बड़ा ही जिटरी था, जो अब फिक्स हो गया है। उसके बाद क्राउन से अगर आप एप्स में स्क्रॉल करते थे तो वो भी लैग करता था, उसको भी बहुत स्मूथ कर दिया है। इसके बाद बैटरी में जो ये 254% दिखा रहा था वो चीज भी अब नहीं होती, बराबर से जितना परसेंटेज है उतना ही दिखाता है। इसके बाद पहले वाले वर्जन में जो हैप्टिक्स थे वो बड़े ही फ्लिम्जी थे, जैसे अगर क्राउन से स्क्रॉल करते थे तो बड़ी ही स्प्रिंगी सी फीलिंग आती थी। अब ये काफी इंप्रूव हो गया है और अपने प्राइस के हिसाब से ये बढ़िया फील देता है। और वॉच के स्ट्रैप के साथ भी एक दिक्कत थी कि वो खुल जाता था, इसके साथ अब इन्होंने ये हुक टाइप का कुछ अटैच कर दिया है, यानी कि अब ये खुलता नहीं है। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है तो कभी कभी कुछ इंटेंस मूवमेंट्स में ये अभी भी खुलता है। आपको इसे प्रॉपर्ली थोड़ा टाइट बांधना होगा, तब आप इस चीज को अवॉइड कर सकते हो। सर्विस इंप्रूवमेंट्स में अब फॉल्टी डिवाइसेस बहुत जल्दी उठा लिए जाते हैं और 3-4 दिन में रिप्लेसमेंट्स भी दे देते हैं, पहले 10 दिन लगते थे। और अगर आपकी घड़ी की स्क्रीन डैमेज होती है तो 1500 रुपए में बदल के भी दे देंगे। और शुरू में लोगों को जो भी शिपिंग से रिलेटेड दिक्कतें आई थी वो भी अब फिक्स हो गई हैं और अब तो ये Amazon पे भी मिलती है। अब इसकी इंटेंस ट्रैकिंग और इसकी कमियां बताने से पहले नया क्या आया है वो भी देख लेते हैं। एक तो कॉल्स जब आते हैं तो अब आप क्विक रिप्लाईज कर सकते हो और उनको कस्टमाइज भी किया जा सकता है, बट अभी के लिए ये फीचर सिर्फ एंड्रॉइड यूजर्स के लिए अवेलेबल है। और इसमें फाइनली अब AOD ऐड हो गया है और उसमें काफी सारे ऑप्शंस हैं। एक तो बहुत से AOD स्पेसिफिक वॉच फेसेस हैं। उसके बाद आप ये सेट कर सकते हो रेस टू वेक में AOD का वॉच फेस दिखाना है या घड़ी का मेन फेस दिखाना है। और टाइमिंग भी आप बदल सकते हो, ऑलवेज ऑन रखना चाहो या फिर शेड्यूल करना चाहो, या अडेप्टिव भी कर सकते हो, यानी कि जब आप सो रहे हो या वर्कआउट कर रहे हो तो ये बंद हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने वॉच में पिन लगाने का भी ऑप्शन दे दिया है, तो अब आप अपनी वॉच को लॉक कर सकते हो, यानी कि आपकी नोटिफिकेशंस आपकी ही रहेंगी। और नोटिफिकेशंस में जो मैसेजेस दिखते हैं उनमें इमोजीज दिखने लगे हैं, पहले ये नहीं दिखते थे, तो ये चीज अब सॉल्व हो गई है। और एक नया कैमरा कैप्चर बटन भी ऐड हो गया है, यानी कि आप घड़ी को एज अ रिमोट यूज कर सकते हो और इसमें टाइमर वगैरह भी लग जाता है। और अब हम इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ट्रैकिंग पे आते हैं। सबसे पहले हार्ट बीट की बात करते हैं। पहले ये घड़ी आलू प्याज का भी हार्ट रेट बता देती थी और वो चीज अब फिक्स नहीं हुई है। देखो ये रहा मैंगो, पहले पुरानी वाली दिखाता हूँ, आप देख सकते हो कि ये मॉनिटर कर रहा है और ये रिजल्ट भी दे देगा। और अब नई वाली देखते हैं तो ये भी मॉनिटर कर रहा है और इसने भी रिजल्ट दे दिया। अब इस आलू प्याज वाली मॉनिटरिंग के ऊपर मेरी एक साइंस बेस्ड थ्योरी है, पहले सारी टेस्टिंग देख लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। बाकी अगर आप ह्यूमंस का हार्ट रेट मॉनिटर करोगे तो वो सही आता है, जैसे अगर सैमसंग से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट सेम ही आता है। वर्कआउट के टाइम पे क्या होता है उस पे मैं आता हूँ, लेकिन फिर भी ये फोटो मैंने जिम के टाइम पे ली थी एंड आप देख सकते हो दोनों बहुत क्लोज हैं और मैंने 2-3 बार चेक करा था, सेम ही रिजल्ट आ रहा है। इसके बाद मैंने दोनों वॉचेस में हार्ट रेट को 10-10 मिनट के बाद कंटिन्यूअस मॉनिटर करने के लिए ऑन कर दिया और इस टेस्टिंग से हमें पता चला कि दोनों काफी क्लोज हैं। जैसे कि 12:20 पे सैमसंग का 62 BPM और एनार्क का 61 BPM, फिर 12:30 पे सैमसंग 63 और एनार्क 64। फिर इसके बाद मैं सो गया था तो सैमसंग रेंज दिखाता है। फिर अगली सुबह 8 बजे सैमसंग में 102 और एनार्क में 96। अब इसके आगे का डेटा मैं इस चार्ट में लिख देता हूँ, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। आलस आ रहा हो तो मैं बता देता हूँ, रिजल्ट ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है। और बीच में जो भी आप टाइम गैप्स देख रहे हो वो इसलिए है क्योंकि इस सेटिंग पे गैलेक्सी वॉच आपका डेटा तभी मॉनिटर करती है जब आप स्टिल हो या मैंने ड्यू टू सम रीजन घड़ी उतार रखी हो। तो इस सारे डेटा को देख के आपको इसका सेंसर ठीक लग रहा होगा। इसका एक और नमूना मैं आपको वर्कआउट ट्रैकिंग में दिखाऊंगा। फिलहाल हम स्लीप ट्रैकिंग पे आए तो मैं 3-4 दिन से एनार्क और वॉच 4 क्लासिक दोनों पहन के सो रहा हूँ
और मैं आपको 3 दिन का डेटा दिखाता हूँ। सबसे पहले दिन सैमसंग के हिसाब से मैं सोया था 6 घंटा 50 मिनट, विच इज एक्यूरेट। लेकिन एनाक के हिसाब से मैं सोया था 7 आवर्स 38 मिनट्स। एंड इवन अगर आप डीप स्लीप, REM स्लीप वगैरह का डेटा कंपेयर करोगे तो वो भी गलत आ रहा है। दूसरे दिन का देखें तो सैमसंग के हिसाब से 5 घंटे और एनाक के हिसाब से 5 आवर्स 40 मिनट्स, तो ये दिक्कत है। तीसरे दिन का बताऊं तो सैमसंग के हिसाब से मैं 7 घंटे सोया था और एनाक के हिसाब से मैं 15 मिनट पहले सो गया था। आई थिंक ये लेट ही मेजर करना शुरू कर देता है। इसके आगे अगर आप स्पेसिफिक्स भी कंपेयर करोगे तो एनाक के हिसाब से मैं 2 आवर्स 27 मिनट्स के लिए डीप स्लीप में था। मैं सही बताऊं तो मुझे गैलेक्सी वॉच को यूज करते को 2.5-3 साल हो गए हैं एंड उसमें आज तक मेरी डीप स्लीप कभी 40-50 मिनट से ऊपर नहीं गई। तो इसकी स्लीप ट्रैकिंग में प्रॉब्लम है और इसको फिक्स करना बहुत जरूरी है। अब स्टेप काउंट का डेटा भी देख लेते हैं। तो मैंने नॉर्मल 500 स्टेप्स काउंट करे खुद से। अब इसमें गैलेक्सी वॉच स्टार्ट हुई थी 2997 पे और एंड पे फाइनल स्टेप्स थे 3485। एनार्क में स्टार्ट हुआ 1988 से और एंड में स्टेप्स का नंबर था 2486। तो अब अगर दोनों के एंडिंग में से स्टार्टिंग को माइनस करेंगे तो हमें नंबर ऑफ स्टेप्स मिल जाएंगे। तो सैमसंग के हिसाब से 488 स्टेप्स और एनार्क के हिसाब से 498 स्टेप्स, यानी कि एनाक ज्यादा एक्यूरेट है। फिर प्रॉपर्ली इंश्योर होने के लिए मैंने ये टेस्ट एक बार और करा। अब फिर से फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तो हमारे पास स्टेप काउंट आ जाएगा और गैलेक्सी वॉच 499 दिखा रही है। ऑब्वियसली ये ज्यादा एक्यूरेट है। तो मोटा मोटा अगर आप स्टेप काउंट कर रहे हो तो एनाक पे आप रिलाई कर सकते हो। ऐसे कंप्लीटली गलत डेटा नहीं होता, 10-12 स्टेप्स ऊपर नीचे होते हैं बस। और अगर SpO2 मॉनिटर करें तो वो दोनों का ही सिमिलर आता है। यहाँ मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। वैसे नॉर्मल सिचुएशंस में अगर आप थोड़े हेल्दी हो तो ये हमारा कम होता भी नहीं है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट स्टैट, मैंने एक फुल वर्कआउट को ट्रैक किया एंड उसका रिजल्ट काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले मैं आपको हार्ट रेट ही बताता हूँ, क्योंकि अगर यही नहीं पता चला कि वो कब जरूरत से ज्यादा या कम हो रहा है तो फायदा क्या है। तो दोनों का ग्राफ अगर आप देखोगे तो आपको अलग अलग लगेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं, वो बस दिखाने का तरीका अलग है। तो इसको प्रॉपर समझने के लिए मैंने इसको ChatGPT में डाला और इसको बोला कि जब भी सैमसंग में स्पाइक्स आ रही हैं, यानी कि जब मैं सेट्स लगा रहा हूं तो एनार्क कैसा बिहेव कर रही है। एंड आप देख सकते हो इसके हिसाब से स्पाइक्स मैच कर रही हैं, बस सैमसंग की स्पाइक्स थोड़ी ज्यादा शार्प है एंड एनार्क थोड़ा स्टेबल कर्व दिखाता है। एंड ChatGPT ने जब कर्व्स को एनालाइज भी किया तो इसका यही कहना था कि दोनों कर्व्स काफी हद तक मैच करते हैं। अब इतनी सारी टेस्टिंग दिखाने के बाद मैं आपको वो आलू प्याज वाली थ्योरी बताता हूँ। आपने ये चीज सिर्फ इस घड़ी के साथ नहीं और भी बहुतों के साथ देखी होगी। मैंने तो एप्पल वॉच को चादर का हार्ट रेट मेजर करते हुए भी देखा है। तो क्या सेंसर फर्जी है? नहीं। अब थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि इसके पीछे थोड़ी साइंस होती है और इसे PPG कहते हैं। ये काम ऐसे करता है कि जब इस सेंसर से ग्रीन लाइट आपकी स्किन पे पड़ती है तो आपका ब्लड इसे एब्जॉर्ब करता है। अब सेंसर यही डिटेक्ट करता है कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब या रिफ्लेक्ट हो रही है। अब क्योंकि हर हार्ट बीट के साथ ब्लड फ्लो बदलता है तो कितनी लाइट रिफ्लेक्ट होगी ये भी हर बार बदलती है और इसी तरीके से घड़ी आपकी हार्ट रेट को मेजर करती है। अब क्योंकि ये लाइट के एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है तो बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो लाइट को इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर देते हैं कि वो पल्स जैसा लगता है। अब क्योंकि पल्स जैसा पैटर्न बनता है तो सेंसर को लगता है कि वो हार्ट बीट है। और क्योंकि हमने इतने सारे टेस्ट किए और आपने देखा कि एनार्क की रीडिंग गैलेक्सी वॉच से मिलती जुलती आई है, यानी कि प्राइमरीली ये एरर साइंस का है, इसे फिक्स नहीं किया जा सकता। एंड ऐसा भी नहीं है कि हर बार आप आलू पे लगा दोगे तो ये मॉनिटर कर लेगी, कई बार नहीं भी करता और ये इसीलिए है क्योंकि उस टाइम वो पल्स शायद वैसी नहीं बन पाती। एंड आई थिंक ये थोड़ा क्वालिटी ऑफ सेंसर पे भी डिपेंड करता है। महंगी घड़ियों में ऑब्वियसली बेटर होता होगा, लेकिन इसमें बिल्कुल घटिया वाला हार्ट सेंसर नहीं है। सैमसंग या एप्पल लेवल का हम नहीं कह सकते, बट अच्छा सेंसर लगा हुआ है। अब इस सब के बाद इन जनरल इसकी जो कमी है वो बताता हूँ। सबसे पहले तो इसकी जो मुझे मेजर शॉर्ट कमी लगी है वो है कि इसमें ऑटो ब्राइटनेस वाला सेंसर नहीं है। इसकी वजह से दिन में तो चलो फिर भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन रात को आप इसे दिन वाली ब्राइटनेस के हिसाब से यूज नहीं कर सकते, ये ओवर ब्राइट लगेगी। तो रात को आपको खुद जाके ब्राइटनेस को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके बाद जो भी टेक्स्ट या व्हाट्सएप मैसेजेस आपको इसमें रिसीव होंगे उनको आप बस देख सकते हो, उसका आप रिप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जब भी कॉल चल रही होती है तो इसमें डायल पैड का ऑप्शन नहीं है, यानी कि IVR पे जब आपको घड़ी से बात करनी होगी तो आप नहीं कर पाओगे। और इसमें फीमेल्स के लिए पीरियड साइकिल्स को मॉनिटर करने के लिए अभी तक कुछ भी नहीं है, तो वो ऐड हो जाना चाहिए। और सॉफ्टवेयर वाली चीजों में देखें तो लास्ट 5 महीने में इसमें 4 अपडेट्स आए हैं एंड इन्होंने चीजों को डेफिनेटली फिक्स किया है। एंड आई होप ये छोटे छोटे फीचर्स और ऐड हो जाएंगे तो अच्छा होगा। अब मैंने आपको सॉफ्टवेयर और ट्रैकिंग वगैरह का सब बता दिया, थोड़ा सा फिजिकल अपीयरेंस के बारे में भी बताता हूँ। तो मेरे को इसका डिजाइन बड़ा यूनिक और अच्छा ही लगा है, मतलब ये अटेंशन तो ग्रैब करता है। डेली वेयर के हिसाब से तो मेरे को ये ठीक ही लगी है। इस ऑक्टागोनल शेप के कारण बाकी वॉचेस से अलग भी लगती है और इन दोनों कलर्स में से मेरे को व्हाइट थोड़ा ज्यादा पसंद है। स्ट्रैप की क्वालिटी भी अच्छी है एंड वॉच प्रीमियम फील होती है बिकॉज ऑफ इट्स मटेरियल्स, क्योंकि इन्होंने स्टेनलेस स्टील यूज किया है। ऑल्दो इसका साइज थोड़ा बड़ा है
मैं मानता हूँ कि नया ब्रांड है, ये 2-3 डायल्स के साइज नहीं निकाल सकते, इसलिए ये बीच का रूट चूज कर रहे हैं, बट मेरे को हल्का सा बड़ा लगा। और इसकी डिस्प्ले मेरे को अच्छी लगी है क्योंकि एक तो एमोलेड है और उसके बाद ये 60 हर्ट्ज है और 700 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। अब पीक ब्राइटनेस का तो पता नहीं, लेकिन इंडोर आउटडोर अच्छे से विजिबल है। लेकिन इसके अराउंड जो ये बेजल्स रह गए हैं ये थोड़े कम प्लीजिंग है। वैसे तो ब्रांड ने काफी कोशिश करी है कि वो हर चीज को डार्क में बनाए ताकि इन बेजल्स पे उतना फोकस ना जाए, और ये कोई बुरी चीज नहीं है, उन्होंने अपनी कमी को छुपाने के लिए एक अच्छी टेक्निक यूज कर ली। बट फिर भी नेक्स्ट वर्जन में अगर इसको ये डायल के हिसाब से ऑक्टागोनल बना देंगे तो मस्त लगेगा। और इसमें हाई सिलिकॉन वाला प्रोसेसर है जो कि जनरली 15,000 के आसपास वाली वॉचेस में होता है, और उसकी यहाँ ऑप्टिमाइजेशन और इसकी स्मूथनेस अच्छी है, काफी लैग फ्री एक्सपीरियंस। इसकी ऐप की भी बात कर लेते हैं, और ये चाइनीज है नहीं है इसमें मैं नहीं जाऊंगा, उस चीज के बारे में बहुत लोग बात कर चुके हैं। मैं आपको इसका कोर एक्सपीरियंस बता देता हूँ। सबसे पहले तो ऐप बड़ी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड है, कोई मॉडर्न डिजाइन नहीं है, बहुत ही बेसिक सा डिजाइन है, फंक्शनल है। और वॉच फेसेस भी काफी सारे हैं, जैसे कि IPL चल रहा है तो अभी क्रिकेट इंस्पायर्ड है, और टाइम टू टाइम नए ऐड भी होते रहते हैं। लेकिन जब आप वॉच फेसेस सिलेक्ट करते हो तो ये देखो आपको इसमें इतने से दिखेंगे, लेकिन अगर आप इसे नीचे स्लाइड करोगे तो और वॉच फेसेस लोड होंगे। ये चीज अपने आप होनी चाहिए, लेकिन यहाँ वो करनी पड़ रही है और उसका कोई हिंट भी नहीं है। नॉर्मल यूजर को लगेगा कि इतने ही है, तो मेरा ये फीडबैक रहेगा कि आपको सारे एक साथ लोड कर देने चाहिए। और बैटरी लाइफ का बताऊं तो मेरे को कोई शिकायत नहीं है, अगर आप AOD ऑन भी रखोगे तो 1.5 से 2 दिन चलती है। लेकिन एक चीज है, ये वॉच वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है, लेकिन क्योंकि इसके बैंड यहाँ अटैचमेंट वाले पार्ट से सीधे नहीं होते तो आप इसे फ्लैट वायरलेस चार्जर पे रख नहीं पाओगे। उसके लिए आपको कुछ और खरीदना पड़ेगा जिसपे ये ऐसे चिपक जाए। अब अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो कमेंट्स में आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, कोई खरीदने का सोचेगा तो उसकी हेल्प हो जाएगी। और इसका प्राइस मुझे थोड़ा प्रीमियम साइड ही लगता है, हालांकि जिस प्राइस पे ये आ रही है इसका डिजाइन और मटेरियल्स काफी सुपीरियर है, थोड़ा सा डिफरेंट सा एक्सपीरियंस लगा मेरे को। बट जो भी है, मेरा आज का हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑलवेज ऑन लीव, जस्ट समटाइम्स अपीयर। बाय बाय।